हेलो बच्चों। इस वीडियो सीरीज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस फॉर सीबीएसई बोर्ड। यह पहला वीडियो लेक्चर है। हम लोग इस पहले वीडियो लेक्चर में शुरुआत करेंगे चैप्टर 1, जो कि है आपका रिवीजन टूर 1, पाइथन रिवीजन टूर 1। जैसा कि आपके सिलेबस में बतलाया भी गया है कि आपको जो है पहले क्लास 11 का रिवीजन करना है, और इसके लिए आपके 12th के बुक में ही दो चैप्टर्स जोड़े गए हैं, या दो चैप्टर्स ऑलरेडी रहते भी हैं। वो है आपका रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2। ठीक है, तो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग रिवीजन टूर 1 से। यहाँ क्लास शुरू करने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ कि मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है आपका सुमिता अरोड़ा। बेसिकली देखा गया है कि लगभग सारे बच्चे इसी राइटर के बुक को ही फॉलो करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर उसी बुक को फॉलो करते हुए चीजों को बता रहा हूँ। सबसे पहले है हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन क्या है? देखिए, क्लास 11 में काफी डिटेल में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। और क्लास 12 में ऐसा नहीं है कि क्लास 11 वाले चीज को ही दोबारा से पूरा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसको एक समरी के रूप में पढ़ना है। तो हम लोग समरी के रूप में ही पढ़ेंगे। क्या है पाइथन? वाइडली यूज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक जनरल पर्पस और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है आपका पाइथन। डेवलप्ड बाय गॉडो वैन रॉसम इन अर्ली 1990। ठीक है, इसके जो डेवलपर थे इनका नाम था ग्वाडो वैन रॉसम। ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, इन्हीं का नाम है ग्वाडो वैन रॉसम। अब हम लोग बात करते हैं टोकेन्स इन पाइथन। टोकेन्स शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा और बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, जैसे पाइथन क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि पाइथन एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लिश क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ह्यूमंस जो है इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पाइथन कहाँ इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। क्या? अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? अल्फाबेट्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको पाइथन सीखना है तो सबसे पहला होता है छोटा सा एलिमेंट, वो कहलाता है कैरेक्टर सेट। ठीक है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल, है ना, सिंबल्स होते हैं। ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। इंग्लिश में सबसे छोटा चीज होता है अल्फाबेट, उसी तरीके से पाइथन में सबसे छोटा चीज होता है कैरेक्टर सेट। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अल्फाबेट से हम लोग क्या बनाना सीखते हैं? अल्फाबेट से हम लोग बनाना सीखते हैं वर्ड। ठीक है, अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड। उसी तरीके से कैरेक्टर सेट से मिलकर के जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? टोकन। उसे हम लोग कहते हैं टोकन। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कहां से? टोकन से शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं टोकन के बारे में। डेफिनेशन कहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। किसी भी प्रोग्राम का, बात अभी हम लोग फिलहाल पाइथन प्रोग्राम की कर रहे हैं, तो प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है टोकन, या फिर उसे ही हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन के टोकन के प्रकार के बारे में बताया गया है। काइंड्स ऑफ टोकन क्या क्या है? पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स, फोर्थ है ऑपरेटर्स, और फिफ्थ है पंक्चुएटर्स। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ टोकन्स। इसको हम लोग बारी बारी से हम लोग जो है इन डिटेल जानेंगे। पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कीवर्ड जो होता है वो प्री डिफाइंड वर्ड होता है, पहले से ही डिफाइन किया गया वर्ड होता है, और इसका खास मीनिंग होता है। कीवर्ड्स एक प्री डिफाइंड वर्ड है, और इन प्री डिफाइंड वर्ड का अपना एक खास मीनिंग होता है। और क्या मीनिंग होता है? ये उस लैंग्वेज के कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर में पहले से ही बताया गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज एज नॉर्मल आइडेंटिफायर। ये रिजर्व्ड होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, खास पर्पस के लिए, या खास
समय के लिए इसको रिजर्व करके रखा गया है, और आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने क्लास 11 पढ़ा है तो आइडेंटिफायर तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक। अगला है, ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस एक्सेप्ट ट्री, फॉल्स, नन, ट्रू। देखिए, कीवर्ड्स की संख्या लगभग 35 प्लस है। ठीक है। और सारे कीवर्ड्स को हम लोग लोअर केस में लिखते हैं, यानी स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें फोर, ठीक है, ये कीवर्ड है। इन, और, वाइल, ये सब मैं कुछ कीवर्ड्स के नाम बता रहा हूं। ठीक है। नॉट, ट्राई, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, है ना, सभी को हम लोग लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, या आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। केवल तीन कीवर्ड्स जो कि हैं फॉल्स, नन और ट्रू, इन्हें लिखा जाता है सेंटेंस केस में। ठीक है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जो भी वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो फॉल्स में एफ कैपिटल, नन में एन कैपिटल, और ट्रू में पहला लेटर टी कैपिटल। तो इन तीन कीवर्ड्स को इसी तरीके से लिखा जाता है। बाकी जो कीवर्ड्स हैं उसको लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विद वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, etc। आइडेंटिफायर जो होता है वो प्रोग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? वेरिएबल होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होता है, फंक्शन होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है। ये आपके प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इनके नामों को, है ना, इनके नामों को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है, द नेमिंग रूल फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स आर फॉलोज। हमने कहा कि प्रोग्राम के ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको आप एक नाम देंगे। ठीक है, उन नामों को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो नाम जो है ना, जो आप नाम बनाएंगे या नाम का जो फॉर्मेशन करेंगे, तो उसका रूल होता है क्या, यहां बताया गया है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब फिलहाल आप आइडेंटिफायर ही समझना। ठीक है। वेरिएबल नेम्स मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड, यानी किसी कीवर्ड को मत उठा लेना। ऐसा नहीं है कि कीवर्ड जो है फोर, हमने अभी देखा था, इसको कह दे कि सर ये हमने आइडेंटिफायर बनाया। ठीक है, या हमने कह दिया कि ये हमारा एक वेरिएबल है। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कीवर्ड है। तो वेरिएबल का नाम जो होगा वो कोई नॉन कीवर्ड होगा, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन कीवर्ड वर्ड विथ नो स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, यानी जो भी नाम होगा उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं माई एज नाम का और बीच में हमने स्पेस दे दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए नामों के बीच में। सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल का नाम आप बनाएंगे उसमें आप लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर although they can contains numbers। यहां पर कह रहा है कि ठीक है, आप जो वेरिएबल का नाम बनाएंगे उसमें आप लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप नाम बनाएंगे उसका पहला जो कैरेक्टर जो हो वो नंबर नहीं होना चाहिए। पहला जो कैरेक्टर हो वो नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर बीच में हो सकता है या फिर अंत में हो सकता है, शुरू में नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अगली स्लाइड में। यहां पर देखिए, माई फाइल ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यहां भी लिखा हुआ है माई फाइल, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। हाँ, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। पाइथन की नजर में ये जो कैपिटल एम और बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये एक अलग आइडेंटिफायर माना जाएगा, और नीचे जो आप देख रहे हैं यहां सब कुछ कैपिटल लेटर में है, ये एक अलग आइडेंटिफायर माना जाएगा।
आगे देखिए यहां लिखा हुआ है अंडर स्कोर सी एच के, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। वेरिएबल के शुरुआत में अंडरस्कोर हो सकता है। अगला है डेट अंडरस्कोर 7_77, ये भी आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी। ये हमारा जो है वो इनवैलिड है। अब इसका कारण क्या है? हमने यहां पर हाइफन यानी कि माइनस इस्तेमाल किया है। ठीक है, याद रखिएगा माइनस या हाइफन और अंडरस्कोर में डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा A-B, ये हाइफन कहलाएगा। लेकिन यही हम लोग इसको शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये नीचे की ओर आ जाता है, ये यहाँ पर अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर जो है वो परमिसिबल है, जबकि हाइफन या कोई और स्पेशल सिंबल जो है परमिसिबल नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया। अगला है ब्रेक। ब्रेक जो है वो एक कीवर्ड है ना, और कीवर्ड को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर। अगला है माई डॉट फाइल। यहाँ डॉट जो है वो एक स्पेशल सिंबल हमने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, स्पेशल सिंबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अंडर स्कोर को छोड़ करके और कोई भी हम लोग स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर को बनाने के दौरान। हमने टोकन्स का दो प्रकार देखा। पहला हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। अब हम लोग इसका थर्ड है ना, इसका जो थर्ड है वो है लिटरल्स या वैल्यूज क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, लिटरल्स वो डेटा आइटम होता है जिसका फिक्स वैल्यू होता है या कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे हम लोग अगर ये कहें कि किसी का उम्र है 30, अब ये 30 जो है ये एक वैल्यू है, इसे ही हम लोग कहेंगे लिटरल्स। ग्रेड, किसी का ग्रेड है ए, तो ए एक वैल्यू है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी लिटरल्स कहलाएगा। आगे बताया गया है टाइप्स ऑफ लिटरल्स, लिटरल्स के टाइप्स। सबसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स, सेकंड है न्यूमेरिक लिटरल्स, थर्ड है बुलियन लिटरल्स, फोर्थ है स्पेशल लिटरल्स नन। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। सबसे पहला है स्ट्रिंग लिटरल्स। A string literals is a sequence of characters surrounded by quotes, single quotes और डबल quotes और ट्रिपल quotes। कहने का मतलब यहां पर है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का क्रम, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए ABC। अब आप इसको सिंगल कोट्स के भीतर लिखो, या आप ABC को डबल कोट्स के भीतर लिखो, या आप जो है ABC को ट्रिपल कोट्स के भीतर लिखो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स कैन आइदर बी सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग लिटरल्स जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं या दो तरह का होता है। पहला है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और दूसरा है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स के बारे में। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स मस्ट टर्मिनेट इन वन लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि एक लाइन में ही उसको खत्म कर दो लिख करके। ठीक है, दैट इज द क्लोजिंग कोट्स शुड बी ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द ओपनिंग कोट्स। जिस लाइन में ओपनिंग कोट्स है, जैसे पहला लाइन में ओपनिंग कोट्स है ना, तो उसी लाइन में उसका क्लोजिंग भी हो जाना चाहिए। ये कहलाता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब अगला है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आर स्ट्रिंग्स स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लाइंस। अगर ए अगली लाइन में, बी अगली लाइन में, सी, ठीक है ना, तीन अलग अलग लाइन में मैंने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स विथ सिंगल एंड डबल कोट्स इच लाइन अदर दैट द कंक्लूडिंग लाइन हैज एन इंड कैरेक्टर एज बैकस्लैश। देखिए मैंने थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इतना थ्योरी जो है आपको केवल समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि इतना लंबा लंबा थ्योरी जो है आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, ये थ्योरी इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ज्यादा संभावना है अब आपका एमसीक्यूज का। और एमसीक्यूज जो होता है वो सिंपल सा एमसीक्यूज नहीं होता है, वो इन्हीं थ्योरी में से
जो है एमसीक्यू क्रिएट किया जाता है और आपसे फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जो है थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बातों को आप समझिए, मेरी बात को समझेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात को समझना ये है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ऐसे समझते हैं, जैसे लिखा अमित, ठीक है, यहां शुरू किया, और कुमार अगली लाइन में, ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि पहली लाइन में आपको एक इंड कैरेक्टर बैक स्लैश है ना ये लगाना होगा, ठीक है। अमित लिखा, ये बैक स्लैश लगाया, उसके बाद कुमार लिखा। अब क्या हो गया, इसको हमने सिंगल कोट में लिखा, तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अच्छा, एक चीज और, ये चीज डबल कोट्स के साथ भी रहेगा कि डबल कोट लगाया तो आपको फिर स्लैश लगाना है, बैक स्लैश, फिर नीचे आगे को लिखा मैंने कुमार, और फिर डबल कोट लगाया। लेकिन अगर ट्रिपल कोट लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया 1 2 3 ट्रिपल कोट अमित, और अगली लाइन में मैंने लिखा कुमार, और मैंने लगाया ट्रिपल कोट, तो यहां पर आपको जो है ना, ये जो हम लोग बैक स्लैश लगा रहे थे ना, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बैक स्लैश कब लगाते हैं, जब आप या तो सिंगल कोट्स के भीतर लिख रहे हो या फिर डबल कोट्स के भीतर लिख रहे हो, और अगर आप ट्रिपल कोट्स के भीतर लिख रहे हो तो आपको ये बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं होती है। यही सारा कुछ इतना लंबा थ्योरी में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मेरी बात आपने समझ लिया होगा, तो ये थ्योरी भी जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये है आपका एग्जाम्पल, उसी चीज को समझने के लिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट वन एक वेरिएबल है जिसमें लोग स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू इज इक्वल टू हेलो, फिर मैंने लगाया यहां पर बैकस्लैश, फिर यहां पर मैंने लिखा वर्ल्ड। यहां पर क्या लगा है, डबल कोट लगा है। तो चाहे सिंगल कोट्स हो चाहे डबल कोट्स हो, हम लोग को ये जो है बैकस्लैश जो है इसको लगाना होता है। लेकिन वहीं अगर आपने ट्रिपल कोट लगाया, देखिए यहां पर ट्रिपल कोट्स है ना, यहां भी ट्रिपल कोट्स है, तो यहां पर मुझे जो है वो बैकस्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो बैकस्लैश कब लगाते हैं, या तो सिंगल कोट्स में हो या तो डबल कोट्स में हो आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आगे चलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स में ही। इन स्ट्रिंग्स वी कैन इंक्लूड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स थ्रू एस्केप सीक्वेंसेस। स्ट्रिंग लिटरल्स में ही आपका आता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए कुछ कीबोर्ड में ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन ग्राफिक टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में आपका एंटर की होता है ना, कीबोर्ड में क्या होता है आपका एंटर की होता है। क्या एंटर की का कोई ग्राफिक है, जैसे कीबोर्ड में ए भी है तो ए को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पर ए दिखता है, ग्राफिक दिखता है। लेकिन जब आप एंटर की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो क्या कोई ग्राफिक बनता है, नहीं, कोई ग्राफिक नहीं बनता है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंतर्गत आप जो है कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे यूजिंग स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस की सहायता से हम लोग नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्किप सीक्वेंस कैसे बनता है, तो सबसे पहले बैक स्लैश फॉलोड बाय वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है, बैक स्लैश लगाएंगे और उसके आगे एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर स्किप सीक्वेंसेस बनाए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है 2 स्लैसेस, ठीक है, 2 स्लैसेस। तो 2 स्लैसेस से क्या होगा कि ये केवल एक स्लैश को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। बैक स्लैश ए ये बेल का काम करता है, बैक स्लैश एन ये न्यू लाइन कैरेक्टर के रूप में काम करेगा, और बैक स्लैश टी ये हॉरिजॉन्टल टैब के रूप में काम करेगा, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जब कोडिंग करते हैं, है ना, या हम लोग जब लेक्चर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग कोडिंग करेंगे, तो कोडिंग के दौरान जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ समझाने का, ठीक है, तो आपको जो है लगेगा कि इसको रटना पड़ेगा, आपको यही लगेगा कि इसको रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो चीजें फिर आपको रटनी नहीं पड़ती हैं, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स, ठीक है। हमने अभी कंप्लीट किया स्ट्रिंग लिटरल्स, जिसमें दो तरह का पढ़ा हमने, एक पढ़ा सिंगल लाइन, एक था हमारा मल्टी लाइन, फिर हमने पढ़ा स्केप सीक्वेंस। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स का। न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज,
न्यूमेरिक लिटरल्स का मतलब होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे किसी का रोल नंबर हो गया, किसी का परसेंटेज मार्क्स हो गया। दीज कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो न्यूमेरिक जो लिटरल्स होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को बताते हैं, और ये कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला इंट, इंट या साइंड इंटीजर। ठीक है, ऑफन कॉल्ड जस्ट इंटीजर और इंट, है ना। तो जो हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स है उसमें पहला है आपका इंट। इंट को हम लोग इंटीजर्स या सिंपली हम लोग इसको इंट भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स विथ नो डेसिमल पॉइंट, है ना। कोई भी होल नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, वैसे नंबर को हम लोग इंट कहेंगे। अब आगे बताया गया है कि इंट भी तीन तरह का होता है, या कह सकते हैं ये तीन फॉर्म होता है इसका। पहला होता है डेसिमल फॉर्म, दूसरा होता है ऑक्टल फॉर्म, और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में क्या होता है आपका कि कोई भी नंबर्स जो है वो शुरू होगा डिजिट 1 to 9। जैसे मैंने लिख दिया 62, मैंने लिख दिया 825। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म कहलाएगा। अच्छा, यहां पर आप बोलेंगे सर जीरो कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जीरो आगे नहीं हो सकता है, जीरो बीच में कहीं हो सकता है। ठीक है, जीरो बीच में हो सकता है, जीरो आगे नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑक्टल फॉर्म। यहां क्या होता है, एन इंटीजर बिगिनिंग विथ जीरो देन लेटर ओ, है ना। पहले जीरो, उसके बाद ओ, और उसके बाद आप डिजिट लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 625। ये कहलाएगा ऑक्टल फॉर्म। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्टल फॉर्म में 8 और 9 इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है 8 and 9 आर इनवैलिड डिजिट्स इन ऑक्टल फॉर्म, इसको नहीं लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल फॉर्म। एन इंटीजर बिगिनिंग विथ जीरो फॉलोड बाय लेटर एक्स, जीरो और एक्स, और इसके आगे जैसे हो सकता है 3, 6, 9, 0x हो सकता है 7a 5, है ना। अब आप बोल सकते हो सर ये ए कहाँ से आया। देखिए हेक्साडेसिमल जो है, शायद आपने नंबर सिस्टम कभी पढ़ा हो। हेक्साडेसिमल जो होता है इसमें 16 डिजिट होते हैं, 0 to 9 एंड A to F। यानी ABCD को भी ना F तक, इसको भी हम लोग डिजिट मानते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा 0x7a5, यानी ए को भी हम लोग क्या मानते हैं, डिजिट मानते हैं। यहां पर लिखा भी गया है वैलिड डिजिट्स और लेटर्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर्स आर 0 to 9 एंड A to F। 0 से लेकर 9 ये तो डिजिट होता ही होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्म में A B C D E F इसको भी जो है डिजिट माना गया है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछ सकता है कि डेसिमल फॉर्म के बारे में बताइए, या ऑक्टल फॉर्म के बारे में बताइए, या हेक्साडेसिमल फॉर्म के बारे में बताइए। एमसीक्यू हो सकता है ना, इसी से निकला हुआ कोई एमसीक्यू हो सकता है। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा न्यूमेरिक लिटरल्स में इंट या इंटीजर। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, या रियल लिटरल्स, या फ्लोट लिटरल्स। क्या होते हैं, रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड आर रिटन विथ अ डेसिमल पॉइंट डिवाइडिंग द इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। यहां पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 9.2। ठीक, अब ये जो 9 है ना, ये इंटेजर हो गया, अब 0.2 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहते हैं, या फिर रियल लिटरल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है कि डेसिमल पॉइंट होगा जो डिवाइड करेगा इंटीजर को, जैसे 9 एक इंटीजर है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट नंबर कौन है, 2 है ना। आगे बताया गया है देयर आर टू फॉर्म्स। दो फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का। पहला फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म का एग्जांपल, जैसे ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, -13.0, 0.75, 7.0, या कुछ भी 8.2, 6.32, है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म देखिए 0.17 E5,
यहाँ पर बीच में ई लगा हुआ है, 3.E2, 0.6E4। ठीक है, यहां पर बेसिकली मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ 0.17, ठीक है, और यहाँ लिखा E5, इसका मतलब हुआ 0.17 इंटू 10 टू द पावर 5। ये जो E5 है ना, इसका मतलब हुआ इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अगला जो न्यूमेरिक लिटरल्स है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स आर ऑफ द फॉर्म A+BJ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल्स होता है वो इस फॉर्म में आपको नंबर्स मिलेगा, A+BJ, वेयर A एंड B आर फ्लोट्स एंड J रिप्रेजेंट्स अंडर रूट -1। ठीक है, ए और बी फ्लोट होंगे और जे जो है वो रिप्रेजेंट करेगा √(-1), विच इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे कहा गया है इमेजिनरी नंबर। ए इज रियल पार्ट ऑफ नंबर एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। ए को जो है नंबर का रियल पार्ट कहा जाता है ना, रियल पार्ट ऑफ ए नंबर, और बी को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी रखिएगा, हो सकता है आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जाए। नेक्स्ट जो लिटरल है वो है बूलियन लिटरल। अ बूलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज टू रिप्रेजेंट वन ऑफ टू बूलियन वैल्यूज। बूलियन लिटरल का इस्तेमाल पाइथन में दो वैल्यू को जो है दो वैल्यू के लिए किया जाता है। एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। ट्रू यानी बूलियन ट्रू, फॉल्स यानी बूलियन फॉल्स। ठीक है, अब बूलियन लिटरल्स कैन आइदर हैव वैल्यूज एज ट्रू और एज फॉल्स। जो भी बूलियन लिटरल्स होंगे उसके वैल्यू या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रोग्राम करोगे, तो ये सब चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आती है, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में जरूर करेंगे। अब है हमारा स्पेशल लिटरल नन। पाइथन हैज वन स्पेशल लिटरल। पाइथन में एक खास लिटरल है जो कि है नन। द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ वैल्यू को इंडिकेट करता है। जब कोई भी वैल्यू ना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नन। पाइथन कैन आल्सो स्टोर लिटरल कलेक्शंस। पाइथन जो है वो लिटरल्स कलेक्शन को भी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टपल और लिस्ट एंड एटीसी। ठीक है, तो पाइथन जो है केवल ऐसा नहीं है कि सिंपली केवल एक इंटीजर वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू, एक कैरेक्टर, ऐसा नहीं है। ये जो है लिटरल्स के कलेक्शन को भी स्टोर कर सकता है, जैसे कि है टपल्स और लिस्ट्स। अगला है टोकेंस का जो प्रकार है वो है ऑपरेटर्स। Operators are token that perform some calculation when applied to variables and other objects in an expression। ऑपरेटर्स जो होता है वो टोकन होता है जो कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। जब भी हम लोग ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं किसी वेरिएबल में या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी एक्सप्रेशन में, यानी किसी एक्सप्रेशन में अगर कोई वेरिएबल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर ऑपरेटर जो है उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। सम ऑपरेटर्स आर, यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे के क्लासेस में जब हम लोग कोडिंग करेंगे, है ना, तब हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स है। यहाँ पर बेसिकली आपका काम क्या है ना, आप ऑपरेटर्स का नाम, है ना, या कैटेगरी को याद रख लीजिए और उस कैटेगरी में कौन कौन सा ऑपरेटर है ये याद रखिए। ऐसे जैसे बिट वाइज ऑपरेटर में क्या क्या होता है ये याद रखिए, शिफ्ट ऑपरेटर्स में क्या होता है वो याद रखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स किसको कहते हैं वो यहां पर याद रखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं वो याद रखना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है एंड और ये याद रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सिंगल इक्वल टू को बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स किसे कहा जाता है, इन और नॉट इन को कहते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो जो भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर था उसको इक्वल साइन के साथ, है ना, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये हमारा कहलाता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इन सब का जो है कोडिंग के दौरान जब इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला जो टोकन है वो है पंक्चुएटर्स। Punctuators are symbols that are used in programming languages to organize the structure, statements and expressions। पंक्चुएटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जिसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को, है ना, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग में जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेटमेंट्स हैं या एक्सप्रेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है।
मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर वन। इस लेक्चर वन में हम लोग रिवीजन टूर के अंतर्गत हमने कंप्लीट किया टोकन एंड इट्स टाइप। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल पहले करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम लोग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।